मैम चक्रधर सिदार जी का टिकट काटकर आपको दिया गया, क्या पार्टी में उस समय कुछ गर्माहट थी? पार्टी में मतभेद नहीं था। मैम पावर प्लांट के लिए आदिवासियों का ज़मीन कब्जा करने का मामला काफ़ी लंबे समय से चलता आया है, क्या कुछ स्थिति है आपके क्षेत्र में? लैलूंगा विधानसभा में तो बहुत दयनीय स्थिति है। 5 साल की क्या रोड मैप है? विकास को लेकर आपने क्या क्या सोच रखा है? काम तो होंगे। मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, युवाओं के लिए रोजगार मिले ये बहुत ज़रूरी है, क्या कुछ प्रयास आप करने वाली हैं? शासन को तो मैं अनुरोध कर सकती हूँ। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि पूर्व सरकार ने किसानों के लिए बेहतरी काम किया है। आपके क्षेत्र में किसानों की स्थिति कैसी है? किसानों की स्थिति जब से भूपेश बघेल का सरकार बना है तब से आप खुद जान रहे हैं कि किसानों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। सभी किसान लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, मंत्रियों से मिला रहे हैं, विधायकों से मिला रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी मौजूदगी है लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आभास मधुकर और आप देख रहे हैं द न्यूरे न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। आज के कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक विद्यावती सिदार जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम राजनीतिक चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कौन है विद्यावती सिदार, राजनीतिक पार्टी में कैसे आई, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है, ये सब के बारे में पहले बताइए। मेरा राजनीतिक क्षेत्र, मैं तो वैसे जसपुर की बेटी हूँ। बगीचा ब्लॉक मेरा मायका है और वहाँ पर एक आश्रम है गहिरा गुरु जी का, और मैं वहाँ, मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, मैं उनकी तीसरी लड़की हूँ, तीसरे नंबर की, और वहीं से मेरा शिक्षा दीक्षा हुआ है। संस्कृत महाविद्यालय वहाँ पर आश्रम में स्कूल है, वहीं पढ़ी हूँ। एक आश्रम में मेरा जितना भी पालन पोषण हुआ है, योग्यता जो राजनीति से बिल्कुल हटके, जहाँ राजनीति आश्रम में कुछ ऐसी होता नहीं है, वैसी जगह में पली थी। और अचानक मेरा ससुराल हो गया। यहाँ पूर्व विधायक थे प्रेम सिंह सिदार जी, उनकी बहू बनने का सौभाग्य मेरे को मिला और शादी उनके बड़े लड़के से मेरा शादी हुआ है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरे ससुर जी जब यहाँ विधायक थे 2003 तक, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने थोड़ा मोड़ा राजनीति सीखा था। और एक लगता था मेरे को कि मैं भी ऐसी राजनीति में आती जैसे मेरे ससुर जी हैं, वैसे मेरे को अपने मन में लगता था। लेकिन मेरे ससुर जी के सामने में मैं कभी जाहिर नहीं की। और उस समय एक पुरानी रीति रिवाज था ज़्यादा बहुओं को घर से ज़्यादा निकलने का, और उनका एक सोच था कि आप क्या करेंगे। मेरे को राजनीति से पहले जॉब करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं एक दिन मेरे ससुर को बोली भी कि मेरे को नौकरी करना है, तो मेरे को बुला के बोले कि आपको नौकरी करने की क्या आवश्यकता है। तो मैं बोली, उनको यही बोली, राजनीति तो हमेशा नहीं चलता है, आप आज हैं कल नहीं रहेंगे। भविष्य में अगर नौकरी तो एक अपने जीवन का लाइफ में सेफ हो जाता है, परिवार को कब समय क्या होगा। तो उसको मेरे को हंसे। और मैं जिंदल, यहाँ पर कंपनी है जिंदल के तरफ से नौकरी भी कर रही थी यहाँ प्राइमरी में। 2-3 साल तक मैंने किया नौकरी। फिर मैं सोची कि नौकरी करना बहुत कठिन काम है। 10 बजे जाइए ड्यूटी, 4 बजे तक ड्यूटी करिए। फिर 3 साल तक मैंने किया। उसके बाद मेरे को लगा कि अब मेरे से नहीं होगा, फिर मैं वहाँ नौकरी छोड़ दी। उसके बाद ससुर जी भी नहीं रहे। फिर मेरा राजनीतिक मैंने जनपद सदस्य से चालू किया। जनपद सदस्य में मेरे क्षेत्र के लोग मेरे को बहुत अच्छा वोट दिए और मैं जनपद सदस्य बन गई। और जनपद सदस्य बनने के बाद में मैंने राजनीति में अपना राजनीतिक चालू किया है। और गांव-गांव में सभी के कार्यक्रमों में जाना, सबके साथ में मिलना, और हमेशा लोगों से जुड़ी रही हूँ मैं। और गांव में भी महिला समूह में जुड़ी हूँ, आज भी जुड़ी हूँ। अब भी मैं महिलाओं के साथ में काम करती हूँ। महिलाओं के साथ हम लोग मरवाही में
गए थे घूमने के लिए। वहाँ एक महिला समूह का बहुत बड़ा NGO चलता है, उसमें महिला लोग चूड़ी बनाते हैं और ट्रेनिंग हम लोग को ऐसे दिया गया था। वहाँ गई थी मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि महिला लोग इतना आगे एक मरवाही जैसे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। तो हम तो तमनार ब्लॉक में रायगढ़ ज़िला में रहते हैं, यहाँ तो इतने सारी कंपनी हैं और बहुत सारा ऐसे प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में राजनीति में मैंने कांग्रेस पार्टी में मेरे को उपाध्यक्ष बनाया गया, महिला कांग्रेस का। और महिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष में बखूबी निभाया। फिर हमारे यहाँ अचानक लोकसभा जब लालजीत राठिया को टिकट मिला था, उस समय मेरे को जिलाध्यक्ष बना दिया गया महिला का, पूरा रायगढ़ जिला का। और लगातार संघर्ष करती रही राजनीति में। आपके ससुर जी यहाँ से 3 बार के विधायक रहे हैं, तो राजनीतिक प्रेरणा आपको उन्हीं से मिली है क्या? हाँ, मेरे ससुर जी से मिला है। मेरे ससुर जी बहू मेरे को नहीं समझते थे, बेटी जैसे समझते थे। कई बार उनके कार्यक्रमों में मेरे को लेके भी गए हैं और मैं उन कार्यक्रमों में उनके साथ में थी और देखी हूँ। तो मेरे को ये लगता था कि मैं भी इनके जैसे बन जाती, मैं भी इनके जैसे लोगों का सेवा करती। और इनका जो नाम है, अचानक उनका स्वर्गवास हो गया, तो हम लोग बहुत ऐसे स्थिति में थे उस समय जो जहाँ कोई सहारा नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरे को लगता था कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, योग्य हूँ, तो क्यों ना मैं उनके उत्तराधिकारी बन सकती हूँ। मेरे में योग्यता है, क्षमता है, मैं जनता को कर सकती हूँ। तो मैंने उस हिसाब से उनका जो प्रेरणा मेरे को मिला था। हम लोग के अभी तमनार ब्लॉक या लैलूंगा विधानसभा में आज भी आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो हाँ, प्रेम सिंह सिदार विधायक थे जो हमारे गांव में ये किया। कोई ऐसा गांव नहीं है जो उनका नाम नहीं है। उस चीज़ को मैं सुनती थी। तो जब मेरे ससुर जी इतना काम करके अपना नाम को यहाँ पर छोड़ के गए हैं, तो उस नाम को हमको आगे बढ़ाना चाहिए और उनका नाम को और आगे लेके जाना चाहिए, करके मैं राजनीति में आई। जैसे कि आपने बताया कि गहिरा गुरु महाराज के आश्रम से आपने शिक्षा प्राप्त की, क्या छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि थी आपकी? छात्र जीवन से राजनीति में रुचि नहीं थी, लेकिन मेरा जब भी मैं टीवी में सोनिया गांधी को देखती थी हाथ हिलाते हुए मंच में, तो ऐसे लगता था मेरे को कि काश मैं उस मंच में मैं भी जा पाती, मैं भी वैसी बन पाती। और शुरू से ही, भले मैं आश्रम में पढ़ी हूँ, लेकिन सोनिया गांधी जी को मैं देखती थी ना, तो मेरे को लगता था कि एक महिला इतने जगह में फाइट कर रही है, तो काश मैं भी एक आम लड़की हूँ, लेकिन मैं भी वैसी पहुँच पाती, वैसी मेरे को लगता था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे को राजनीति परिवार में शादी हो जाएगा, मैं वही जगह में पहुँचने वाली हूँ। मेरे को अब मैं सोचती हूँ तो ऐसी लगता है जो मैं पहले सोचती थी वो इतिहास बना रहा है। जैसे कि गहिरा गुरु महाराज के आश्रम के बारे में आपने जिक्र किया, कितना अंतर होता है? जैसे कि हम यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट के, नेशनल गवर्नमेंट की, और जो आश्रम में वहाँ गहिरा गुरु महाराज के आश्रम में जो विशेषकर पढ़ाई हो रही है, आपने बताया कि संस्कृत विद्यालय, कितना अंतर है? वहाँ क्या कुछ स्पेशल सीखने को मिलती है? देखिए, गहिरा गुरु आश्रम है, कैसा है वो तो आश्रम है, वहाँ तो धर्म सब ये सब के बारे में, राजनीति तो बिल्कुल दूर है। राजनीति वहाँ की कहीं कोई 1% भी राजनीति नहीं होता। और हम लोग तो ऐसे जगह में थे कि हमको सुबह उठो, नहाओ, 7 बजे से नहा लो, उसके बाद मंदिर जाओ, मंदिर से आने के बाद खाना खाओ, खाना खाने के बाद स्कूल जाओ, और स्कूल में फिर प्रार्थना करो, फिर 4 बजे आओ। और पूरा वहाँ नियम से चलता है हर चीज़, और पूरा हिंदू समाज का जो नीति नियम है ना, वहाँ सिखाया जाता है। और राजनीति, यहाँ कोई राजनीति होता ही नहीं है, बिल्कुल राजनीति नहीं होता। वहाँ सिर्फ गुरु महाराज जी का, गहिरा गुरु जी का मैं धन्यवाद मानती हूँ। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो श्री रामेश्वर गहिरा गुरु से पढ़ के निकला है ना, वो सब को गुरु महाराज का कृपा है। आज भी देखिए, आज राजनीति में सबसे बड़ी उपलब्धि मेरा है। आज जब मैं विधायक बनी तो मेरे खुद प्रिंसिपल वहाँ के फ़ोन करके बोले, और वहाँ श्री गहिरा गुरु जी के बड़े बेटे हैं बबरू आहान जी,
मेरे को बोले कि आप बेटा हमारे स्कूल का, हमारे इस संस्था का नाम को रोशन कर दिए। तो मेरे को उस दिन, मेरे पिताजी वहाँ प्रिंसिपल थे, तो मेरे को उस दिन लगा कि आज मेरे पिताजी का जितना सेवा था ना उस आश्रम में, उसका कर्ज चुक गया। कि खुद जो संस्था चला रहा है वो बोल रहे हैं कि आप हमारे संस्था का नाम को रोशन कर रही हो और इतने बड़े पद में पहुंच गई हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और खुले दोनों हाथ से मेरे को आशीर्वाद दिए। नहीं तो राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो इतना स्नेह प्रेम आज तक वहाँ किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं मिला है। लेकिन वो ये बोले कि आप मेरी बेटी हो, आपके लिए मेरा दोनों हाथ खुला है। और मैं आज भी जब भी कार्यक्रम होता है वहाँ सामरबार में होगा, गहिरा में होगा, 4 आश्रम हैं, कैलाश गुफा है, श्रीकोट है, तो मैं जब भी जाती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा से प्रेम करते हैं, बोलते हैं कि हमारा कोई आ गया, जैसे उनको लगता है। मैम आपने इस कैलाश गुफा की स्थित विद्यालय में आपने शिक्षा प्राप्त की या जहाँ पहले? नहीं, कैलाश नाथेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले वहीं स्कूल था, उसके बाद उसको सुधार करने के लिए, अच्छा प्रगति होने के लिए सामरबार में खोला गया। तो सामरबार में मैं 6वीं से वहाँ तक BA तक की हूँ। सुनीति राठिया जी को आपने हराया, कितनी चुनौती रही? सुनीति राठिया जी देखिए, वो बहुत दिनों से राजनीति कर रही हैं जी। मेरे ससुर जी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद जोगी जी के आने के बाद वो कांग्रेस आ गए। और उनके आने के बाद में उनकी जो जगह था, उस समय आदिवासी में कोई वैसे थे नहीं, तो उनके जगह भारतीय जनता पार्टी ने सुनीति राठिया को दे दिया। और मेरे ससुर जी को सुनीति राठिया ने उनके पति को सत्यानंद राठिया को दिया। और उन्हीं से उनका दोनों का राजनीतिक ये हुआ। मेरे ससुर जी उसमें जितने वोट से मैं आज जीती हूँ, उतने वोट से सत्यानंद राठिया ने उनको हरा दिया। और उसके बाद में मैं सुनीति राठिया से, देखिए वो मेरे से बहुत बड़ी सीनियर हैं और एक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में उनका अच्छा पकड़ रहा है। उस दृष्टि से आप देखेंगे, मेरा और उनका जब टिकट मिला तो लोगों का यही कहना था कि हम बार बार एक ही चेहरा को देख रहे हैं, राजनीति परिवार में राठिया परिवार को देख रहे हैं, तो हमको चेंज करना है। तो उस दृष्टि से मेरे को लोगों ने चुना और बोले। अब मैं हमेशा क्षेत्र में जाती रही हूँ और लोगों को कहना था कि ये तो बहुत मेहनत कर रही है। पहली बार भी मैं 18 में टिकट मांगी थी तो चक्रधर सिदार को दे दिया गया था। तो उस समय से लोगों में एक वो जागृत हो गया था कि इसको भी मिलना चाहिए, इसको भी हम उनको देखना है। मैम चक्रधर सिदार जी का टिकट काट कर आपको दिया गया, क्या पार्टी में उस समय कुछ गर्माहट थी? पार्टी के अंदर कोई मतभेद था? पार्टी में मतभेद नहीं था। माननीय चक्रधर सिदार जी क्या है, विधायक बनने के बाद क्षेत्र में दौरा नहीं कर पाए, इससे लोगों को थोड़े सा उनसे नाराज़गी हो गया। और इस वजह से पार्टी ने सोचा कि अगर हम चक्रधर सिदार जी को उतारते हैं तो इस सीट को हम खो देंगे। इस वजह से उन्होंने दूसरा चेहरा विचार किया कि दूसरा चेहरा हम पार्टी के लिए उतारें, और उसी का अनुरूप आज ये मिला है। नहीं तो अभी तो देख रहे हैं पूरा छत्तीसगढ़ में जितने भी पुराने चेहरे थे सब जनता ने पूरा नकार दिया। अब जनता का मर्जी क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी जितने नए चेहरा जीत के आए हैं। और हमारी शासन की योजना तो बहुत अच्छी थी, भूपेश बघेल सरकार की योजना, हम लोग बहुत अच्छा काम किए थे। लेकिन जनता का मर्जी है, जनता जिसको चाहेगी उसको बैठाएगी। मैम आप चर्चे में आई थी जब आपने शपथ ग्रहण किया था संस्कृत में, क्या संदेश देना चाहती थी आप? मैं यही संदेश देना चाहती थी, जैसे कोई भी बड़ा पद होता है, जैसे विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं तो शपथ लेते हैं। वास्तविक में आप देखेंगे शपथ तो संस्कृत में ही लेते हैं। हमारा भारतीय संस्कृति में शपथ संस्कृत में लेना ही चाहिए, हमारे हिंदू संस्कृति का। तो मैं ये संदेश देना चाहती थी, मैं अपने स्कूल का नाम, अपने संस्था का नाम को वहाँ पर दर्शाना चाहती थी, दिखाना चाहती थी। आदिवासी अंचल में
श्री रामेश्वर गहिरा गुरुजी ने जो स्कूल खोला है उसको वास्तविक में अभी शासन से उतना ज़्यादा प्राथमिकता नहीं मिला है, तो वो देखें कि उस जगह से भी वनांचल से भी आके राजनीतिक क्षेत्र में आगे आ सकते हैं और लोगों को सेवा दे सकते हैं। उसको मैं दर्शाने के लिए संस्कृत में अपना परिचय दी। और एक आदिवासी को, आप तो जानते हैं आदिवासी को संस्कृत बोलना, बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं, हमारे गुरु महाराज का कहना था कि आदिवासी लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते, लेकिन श्री रामेश्वर गहिरा गुरुजी ने करके दिखाया कि संस्कृत ऐसी भाषा है जो सब वर्ग के लोग पढ़ सकते हैं। तो उसी को मैं दर्शाने के लिए संस्कृत में बोली थी। मैम, पावर प्लांट के लिए आदिवासियों का ज़मीन कब्जा करने का मामला काफ़ी लंबे समय से चलता आया है, क्या कुछ स्थिति है आपके क्षेत्र में? लैलूंगा विधानसभा में तो बहुत दयनीय स्थिति है। मेरे ससुर जी थे विधायक, तो लगातार इनका बहुत विरोध किए लेकिन हो नहीं पाया और यहाँ पर कंपनी विस्थापित हो ही गया। और मेरे विधायक बनने के बाद मैं भी जब बाइट देती थी तो यही बोलती थी कि विधायक बनने के बाद में मेरे क्षेत्र में, मैं शासन को नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे क्षेत्र में लैलूंगा विधानसभा में इतने सारे कंपनियां हैं, हम लोग रोज़गार की बात करते हैं, युवा लोग बहुत बेरोज़गार हैं, तो इनको रोज़गार मिलना चाहिए। और मैं यही प्रयास करती हूँ। अभी भी मैंने अभी देखा होगा मेरे लेटर पैड में मैंने 200 लोगों को रोज़गार के लिए कंपनी में दिया है, लेकिन एक भी कंपनी अभी तक मेरे लेटर पैड में दिया हुआ किसी को नहीं रखा है। तो बहुत दुख की बात है कि इतने बड़े यहाँ अडानी है और यहाँ जिंदल है, अंबुजा है, हिंडाल्को है। हम लोग नेता लोग बड़े बड़े बात करते हैं कि हम विधायक बनने के बाद में रोज़गार दिला देंगे, लोगों को अच्छा व्यवस्था कर देंगे, लेकिन बनने के बाद में कुछ नहीं होता है। आज मैं स्वयं विधायक बनने के बाद मेरे को एहसास हो रहा है, मैं बार बार अपने दिमाग से इनको बोली कि लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। तमनार ब्लॉक में अभी आप अगर व्यक्तिगत किसी को पूछेंगे, लोकल में जाके पूछेंगे कि यहाँ कितने लोगों को रोज़गार मिला है, और आज भी तमनार ब्लॉक में बहुत से ऐसे भू अर्जन में ज़मीन गया है, उनको नौकरी नहीं मिला है, ना पैसा मिला है। एक आदमी आया था मेरे पास, वो बोल रहा है जब से जंगल स्थापित हुआ है तब से लड़ रहा हूँ मैडम, मेरे को ना नौकरी मिला ना मेरे को पैसा मिला, तो मैं क्या करूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी फ़िलहाल में यहाँ पर अडानी नवीन जिंदल जी आए थे, मैं लोगों के हित के लिए उनसे मिलने गई थी, तो मैं उनको यही बोली कि मैं यहाँ क्षेत्रीय नेता होने के नाते मैं आपको बोलने आई हूँ कि यहाँ लोगों को रोज़गार मिले। आप लोगों को, आपको शायद मालूम नहीं होगा, यहाँ बहुत कम लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिला है। अब बाहर के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जिनका ज़मीन गया है, जिनका जल जंगल ज़मीन सब खत्म हो गया है, उसको क्या चाहिए। बड़ा नौकरी हम नहीं मांग रहे हैं, छोटा मोटा भी यहाँ अगर नौकरी मिल जाता इन लोगों को तो आपका कंपनी के साथ साथ इनका भी विकास होता। तो उसमें नवीन जिंदल जी यही बोले कि मैं तो पैसा ज़मीन लिया हूँ, ऐसी तो नहीं लिया हूँ, पैसा दिया हूँ। ठीक है, आप पैसा दिए हो, आप कंपनी चला रहे हो, पैसा दिए हो, लेकिन जिसका ज़मीन चला गया, आप एक बार पैसा दे दोगे तो उसका जीवन सुधर जाएगा। उसके लिए नौकरी की आवश्यकता है, वो कहाँ जाएगा। हम तो, हमारे पास तो है, हम तो रायपुर में जाके घर बना लेंगे, लेकिन जिसका मकान नहीं है, जिसका ज़मीन नहीं है, एक मकान में रह रहा है, ज़मीन नहीं है, वो कहाँ जाएगा। तो उस चीज़ को उन्होंने वैसे बोला। और अभी तमनार ब्लॉक में आप खुद जाएंगे, कोई भी रास्ता में जाइए आप, या सराई पाली होते हुए भी जाइए, रायगढ़ होते हुए भी जाइए, कितना डस्ट है, कितना प्रदूषण है। और हमारे कुंजेमुरा गांव के ऊपर में जब आ रहे होंगे तो आप देखे होंगे एक राख का डैम है। अब मई और जून आएगा ना, मई जून में वहाँ पर इतना राख उड़ता है, गांव पूरा ऐसे है, जो हमारा घर अभी दिख रहा है पूरा डस्ट में घिर जाता है। तो इतने प्रदूषण में रहते हुए भी लोग अगर कंपनी से कुछ आशा कर रहे हैं, उसको भी नहीं मिलेगा तो विरोध करेंगे। ये दुर्भाग्य की बात है मैम कि कंपनियां जो हैं ये इतनी क्षति पहुंचा रही हैं क्षेत्रीय जगहों को लेके, और बात सुना भी नहीं जा रहा है।
खैर, आपने जल जंगल ज़मीन का जिक्र किया। आप आदिवासी बहुल इलाका है मैम, आदिवासियों की स्थिति कैसी है आपके क्षेत्र में? आदिवासियों की स्थिति बहुत गंभीर है। पूरा उनके जंगल कट गए। अभी यहाँ पर नया एक प्लांट बन रहा है अडानी का। ये पूरा पहाड़ था। हम लोग अभी बीच में जा रहे थे उस रास्ता में, तो मैं देख रही थी, मैं बोली पहले हम लोग इस रास्ता में जाने के लिए डरते थे, आज यहाँ पर पूरा खदान बन गया। पता नहीं चलता ये जंगल है कि कंपनी है, और रास्ता भी भूल गए। और वहाँ पर एक बस्ती था मिलूपारा का, माझी जाति लोग रहते थे। उनका बस्ती थोड़ा ख़त्म हो गया। उनके घर के सामने मिट्टी का ढेर हो गया। एक सराय टोला है, सराय टोला के बगल में निजी ज़मीन में कंपनी लिया नहीं है, लेकिन निजी ज़मीन में मिट्टी का ढेर कर दे रहा है। तो गरीब लोग बोल नहीं पाते हैं, किसको बोलेंगे? विधायक को बोलने आते हैं, अब विधायक को अपना दुखड़ा बताते हैं। बहुत ही उन लोग आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, और पलायन होंगे तो जाएंगे कहाँ? ऑलरेडी गरीब हो जाएंगे। उनके पास कोई घर बनाने का जब क्षमता नहीं है, तो पलायन हो तो दूसरे जगह में भीख ही मांगेंगे वो। ऐसी स्थिति है। मैम, लोकसभा चुनाव सामने है, क्या कुछ स्थिति है लोकसभा चुनाव की? लोकसभा अभी रायगढ़ लोकसभा में 4 बार भारतीय जनता पार्टी का बना है। इस बार कांग्रेस पार्टी की मैं तो विधायक हूँ, और कांग्रेस पार्टी के विधायक होने के नाते हमारा यही पूरा प्रयास है कि इस लोकसभा को जिताएं। 4-5वीं बार हमारे कांग्रेस पार्टी का यहाँ सांसद बने। मेनका सिंह को टिकट मिला है, उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। लोगों के पास मैं जा रही हूँ, मैं लोगों को यही कह रही हूँ कि एक बार हमको मौका दो, कांग्रेस पार्टी को। और 4 बार आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, और भारतीय जनता पार्टी को आप 4 बार बनाए, लेकिन रायगढ़ लोकसभा में जो भी सांसद बना आप देखे होंगे, विष्णुदेव साय जी आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सांसद यहाँ 3 बार रहे। 3 बार में उन्होंने क्या किया? कोई विकास नहीं हुआ। उसके बाद 4थी बार में गोमती साय बनी। 4थी बार गोमती साय भी बनी, तो कुछ ऐसा बड़ा काम जो सांसद मद से हो, सांसद ने किया, ऐसे लोगों में कहीं पर उनका मालूम नहीं है ना। लोग तो यहाँ तक गोमती साय को गांव में कोई जानता भी नहीं है। आप गोमती साय को जानते हो? तो नहीं, हम तो देखे नहीं हैं बोलते हैं। तो जो बड़ा काम है, अभी आप तोलगे से लेकर रायगढ़ से लेकर लैलूंगा का रोड कितना जर्जर हालत में था। वो तो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार उसको बना सकती थी। और इतने प्रदूषण यहाँ कंपनी में है, उसको कर सकती थी, लेकिन ऐसे इन लोगों ने कुछ काम किया नहीं। तो इस बार हम लोगों ने पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार की योजना है, राहुल गांधी जी का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम लोगों का केंद्र में कर्जा माफ़ करेंगे किसानों का, और महिलाओं को 1 लाख और 1 महीना में 8,500 महालक्ष्मी योजना के तहत देने का उन्होंने घोषणा किया है। और मनरेगा में 400 रुपया देने का वादा घोषणा किया है। ऐसी ये सब योजना को हम लोगों के पास लेके जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। और अगले आगामी विधानसभा में भूपेश बघेल जी का जो योजना था, किसानों का कर्जा माफ़, और नरवा गुरवा है, और भूमिहीन जो किसान थे उनका, ये सब योजनाओं को हम बता रहे हैं। तेंदुपत्ता का योजना था, ये सब योजना को जाके हम बता रहे हैं। आज भी गांव में, मेरे विधानसभा में तो मेरे को नहीं लगता, मैं तो कहीं भी जा रही हूँ तो लोग सुन रहे हैं बात को और चिंता कर रहे हैं कि वाकई में कांग्रेस का सरकार था तो लोग बहुत अच्छे थे। और अभी देखिए नारी बंधन योजना में इन लोगों ने जो किया, अभी सब लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी अभी के चुनाव लड़ा तो नारी बंधन योजना में हम सब महिलाओं को पैसा देंगे, लेकिन जब उनका सरकार बन गया तो उसमें क्राइटेरिया निकल गया कि जो महिला समूह में नहीं जुड़ी है और जो नौकरी कर रही है उनको नहीं देंगे, सिर्फ गरीबी रेखा को देंगे। मैम, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि चुनाव के बाद महतारी वंदन योजना के नियम बदले गए,
फिर भी अगर हम आपसे ये पूछें कि पूर्व सरकार की कौन सी योजना आपके क्षेत्र में सुचारू रूप से चल रही थी? पूर्व सरकार की किसानों की कर्जा माफ़ और किसान को जो 2500 रुपया जो धान दिया, ये योजना बहुत अच्छा से चल रहा था। और नरवा घुरवा जो योजना था गांव-गांव में, तमनार ब्लॉक में मैं कहना चाहूँगी लैलूंगा विधानसभा में गोठान का योजना बहुत, इसमें क्या है महिला लोग बहुत जुड़े हुए थे और महिला लोग रोजगार कर रहे थे, जैविक खेती कर रहे थे, उसमें इनको बहुत लाभ भी मिला था। हमारे राबों में मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा जैविक खेती हुआ था तो उनको इनाम भी दिया गया था, इतना अच्छा उन्होंने काम किया था। और अभी यहाँ पर रिपा सेंटर खुला गया था तमनार में, वहाँ अभी भी काम चल रहा है, आप जाके देखेंगे अभी भी बहुत लोग वहाँ काम कर रहे हैं। एक मिलूपारा में है, वहाँ पर महिला समूह लोग फिल्टर पानी का प्लांटेशन लगाए हैं और वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। और ये सब योजना थे जो वाकई में बहुत ही अच्छा योजना था। वर्तमान सरकार कह रही है कि हम पूर्व की योजनाओं को बंद कर देंगे, क्या कितना उचित रहेगा? कह तो रहे हैं और कर भी दिए हैं, कह रहे हैं कर भी दिए हैं, लेकिन जो जल कल्याणकारी योजना है मेरे मानना है कि जो जल कल्याण जो लोगों को कल्याण कर रहा है, लोगों को अच्छा साबित कर रहे हैं, उस योजना को बंद नहीं करना चाहिए। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में हैं हम। 5 साल की क्या रोड मैप है? विकास को लेकर आपने क्या क्या सोच रखा है? विकास के लिए तो मैंने बहुत अच्छा सोच के रखी थी, लेकिन शासन सरकार हमारा नहीं बना और विपक्ष में होने के नाते काम तो होंगे। मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वो भी हमारे विधानसभा के जस्ट लगा हुआ उनका बगिया गांव है और वो पूर्व यहाँ पर सांसद रह चुके हैं और वो लैलूंगा विधानसभा को देखे हैं, जाने हैं और लैलूंगा विधानसभा को वो बखूबी जान रहे हैं। और विकास किसी पार्टी का रहे, विकास तो उनको करना चाहिए और मेरे से यही प्रयास रहेगा कि मेरे तरफ से जितना भी हो सके लोगों के लिए, रोड की बात हो, शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, मैं उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जब भी जाती हूँ फील्ड में कहती हूँ मेरे से बड़ा काम, छोटा काम मेरे मत का, विधायक मत का काम रहेगा उसको तो बखूबी मैं करूँगी, लेकिन जो बड़ा काम होगा, जैसे हम रोड के लिए मांग करेंगे तो रोड के लिए मांग करने के लिए मुख्यमंत्री को बोलना पड़ेगा, तो आप मेरा साथ देना, मैं जनता को बोलती हूँ आप मेरे साथ चलना और हम आपके साथ जाके मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे, बताएंगे वास्तविक स्थिति कि रोड की स्थिति बहुत जर्जर है, आपको इसको करना है, कह के हम उनको अनुरोध करेंगे। ऐसे मैं जनता को बोलती हूँ। और मेरे को लगता है पार्टी भले ही कांग्रेस पार्टी में आज विधायक हूँ, लेकिन जनहित के काम के लिए और लोगों के काम के लिए विकास कार्य तो होना चाहिए और करेंगे भी। मैम, विकास के लिए कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर सड़क होना बहुत ज़रूरी है। आपके विधानसभा क्षेत्र की स्थिति कैसी है सड़कों को लेकर? रोड की स्थिति तो वाकई में नहीं है, ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पूर्व में भी तो कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे? पूर्व में हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और उन्होंने रोड का मांग किया था, किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। तो मेरा यही प्रयास है कि जो वो नहीं कर पाए उस चीज़ को मैं मेरे कार्यकाल में उनको पूरा करूं करके मेरा एक सपना है। विकास को लेकर हम ऐसा एक बेंचमार्क अगर निकालें तो हम अगर विकास की बात करें तो रायगढ़ की हालात हमको बाकी क्षेत्रों से काफ़ी नीची लगी। खैर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर रोज़गार की, युवाओं के लिए रोज़गार मिले ये बहुत ज़रूरी है, क्या कुछ प्रयास आप करने वाली हैं? शासन को तो मैं अनुरोध कर सकती हूँ, लेकिन हमारा जो शासन से ज़्यादा अपेक्षा न करते हुए यहाँ अगर हमारे यहाँ जब भी कोई भी कंपनी आता है तो कंपनी खड़ा करने से पहले कंपनी ये कहता है कि हम आपके ज़मीन को ले रहे हैं, किसानों का ज़मीन ले रहे हैं, तो हम आप उसके बदले में आपको नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे। और जब कंपनी खड़े हो जाती है तो यही कंपनी बाहर के लोगों को भरती है। तो मेरा ये मानना है, मेरा यही प्रयास है कि यहाँ के लोगों को
आप अगर 100% में 50% भी रखेंगे तो यहाँ संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। और हम सभी लोगों को, अब शासन के तरफ से देखेंगे तो क्राइटेरिया के हिसाब से उनको नौकरी मिलेगा, उनका एजुकेशन के हिसाब से नौकरी मिलेगा। लेकिन कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो सभी लोगों को उनके योग्यता के हिसाब से नौकरी मिल सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्रीय लोगों को आप बड़े ईडी बना दो या बड़े मैनेजर बना दो, अधिकारी बना दो। उनका जितना योग्यता है, 20-25 हज़ार का नौकरी दे दो, 15 हज़ार का नौकरी, एकदम छोटे तबके के लोग हैं उसके लिए 20-30 हज़ार का, 15 हज़ार का नौकरी दे दो, ये सब मांग कर रहे हैं। इसमें क्या है, अगर कंपनी 50% ले लेती तो बहुत कम बेरोज़गारी बढ़ेगा। इसमें लोगों को एक मजबूती मिलेगा। जो कंपनी हमारे पास है उस कंपनी से हम लोगों को भी सहयोग मिल जाएगा। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि लोकल लोगों को हम नहीं रखेंगे, लोकल लोगों को रखने से हमारा कंपनी में सामानें चोरी हो जाती हैं, हमारा कंपनी सुरक्षित नहीं रहता है। लेकिन उनका ये सोच गलत है। जितने भी कंपनी है, अगर लोकल लोग रखेंगे तभी उनका कंपनी का अच्छा रेपुटेशन बना रहेगा। एक संदेश जाएगा कि इस कंपनी ने इतने लोगों को यहाँ पर रखा है। और मेरा यही मांग है, अगर इस लोकसभा चुनाव के बाद में इन लोगों ने, मैं जितना भी आवेदन दी हूँ, इस लोकसभा के बाद अगर ये नहीं रखते हैं तो मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मैं रोड में बैठ के लोगों के लिए नौकरी का मांग करूँगी। और इनका धरना में जाके लोगों को, जितने भी मैं आवेदन दे रही हूँ, मैं इनको ये बोल रही हूँ कि आज मेरे लेटर पैड से किसी का नौकरी नहीं लग रहा है तो भाई आप चिंता मत करो, लोकसभा होने दो, उसके बाद में हम आपके साथ, मैं आपके साथ में हूँ। आप लोगों ने मेरे को बनाया है, जनता ने मेरे को बनाया है और आपके प्यार से ही मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ हम रोड में बैठेंगे। कैसे नहीं देगी नौकरी? नौकरी तो उनको देना ही पड़ेगा। मेरा यही एक लक्ष्य है कि लोगों को यहाँ पर नौकरी, उनका अधिकार मिलना चाहिए। बिजली की व्यवस्था आपके क्षेत्र में कैसी है? बिजली की व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि पूर्व सरकार ने किसानों के लिए बेहतरी काम किया है। आपके क्षेत्र में किसानों की स्थिति कैसी है? किसानों की स्थिति जब से भूपेश बघेल का सरकार बना है तब से आप खुद जान रहे हैं कि किसानों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। सभी किसान बन गए हैं और बहुत अच्छी है उनकी स्थिति। कांग्रेस पार्टी के मुखिया हम किसको माने, अब बताइए। कांग्रेस पार्टी के मुखिया तो हमारे राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी को माने, मतलब आप प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखना चाहेंगे? अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर में अब प्रधानमंत्री वो किसको बनाएंगे वो उनका ये है, लेकिन हम तो अपना मुखिया राहुल गांधी को मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? नरेंद्र मोदी जी, अब विपक्ष को पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से वर्तमान की स्थिति, देश की स्थिति कैसी है, उनका कार्यकाल चल रहा है देश में, उस हिसाब से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, क्या स्थिति होगी देश की, आपको क्या लगता है? भविष्य की स्थिति को देखेंगे, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो आज तानाशाही हो रहा है उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितने भी भविष्य में इन लोग फिर से हम लोग क्या कहते हैं सरकार बनाते हैं तो सबसे बड़ी मुद्दा इनका एक है, इन्होंने ये कहा है आदिवासियों का आरक्षण ख़त्म करेंगे। तो कि आदिवासियों के लिए तो बहुत बड़ी विडम्बना है। आरक्षण ख़त्म हो गया तो हम तो एमएलए भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आदिवासी में उतने ज़्यादा बहुत सीधे लोग रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा जो स्तर कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी मुद्दा इनका एक, मेरा ये सोच है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी आदिवासियों के खिलाफ है। इनका आरक्षण ख़त्म करने का बात करते हैं। जो संविधान में बन गया है, उसको आप वो ख़त्म करने का बात क्यों कर रहे हो? संविधान चेंज करने के बात क्यों कर रहे हो? संविधान तो एक ही बार बना है। जो पुराने लोग ने जो बनाया है संविधान, सोच समझ के बनाया गया है संविधान को। तो इन लोग संविधान ख़त्म करने की बात करते हैं। इसमें हमारे समाज की स्थिति बद से बदतर बन जाएगी। मैं उतना, मेरा सोच है, लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, बाकी मैं अपना पर्सनल सोच आपको बता रही हूँ।
खैर आपके और हम जैसे लोग के रहते संविधान ख़त्म नहीं हो सकता। मैं ये पूछना चाहूँगा मैम, अगर आपकी रुचि राजनीति में नहीं होती तो आप क्या कर रही होती? मेरा राजनीति में रुचि नहीं होता तो मेरे को शौक़ था मेरे को वकालत करने का। हाँ, मैं वकालत करती, मेरा यही शौक़ था पहले से ही। जाते जाते मैम अपने क्षेत्रवासियों को हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहें आप? मैं लैलूंगा विधानसभा के समस्त क्षेत्रवासियों को आगामी लोकसभा में जनप्रतिनिधि जो खड़े हैं वो अपने क्षमता के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से एक अच्छे प्रतिनिधित्व को चुने, यही आशा करती। अगली बार हम फिर किसी कद्दावर नेता से आपको मिलवाएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।